आप देख रहे हैं फ्रीडम एक्सप्रेस। मैं हूं अंजरुल बारी। रामपुर तारीखी शहर, और इस तारीखी शहर में कई ऐसे उम्मीदवार अलग अलग पार्टियों से जो एक ही समुदाय से संबंध रखते हैं, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि मुस्लिम बहुल सीट है। तकरीबन 60 से 70% का यहाँ पर रेशियो है, और ये भी कहा जाता है कि इस सीट पर बड़ी संख्या में मुसलमान हैं, और यही वजह है कि यहाँ से अब तक जो भी कैंडिडेट जीतता रहा है वो मुसलमान ही जीतता रहा है। तो तमाम राजनीतिक दल कोशिश इस बात की कर रहे हैं कि अपने अपने दलों से मुस्लिम वोटरों को रुझाने के लिए और रामपुर सीट पर एक परिवर्तन लाने के लिए मुस्लिम चेहरे को ला रहे हैं। जैसे आम आदमी पार्टी ने एक मुस्लिम कैंडिडेट दिया, बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना मुस्लिम चेहरा उतारा है, तो समाजवादी पार्टी भी मुस्लिम के सहारे ही इस वक्त मैदान में है। हालांकि 45 साल का आज़म खान जो कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो यहाँ से इस बार चुनावी मैदान में है। हालांकि वो सांसद हैं, लेकिन इस वक्त समाजवादी पार्टी ने उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। तो एक लंबा तजर्बा है आज़म खान का। समाजवादी पार्टी की ये एक मजबूत सीट के तौर पर इसे देखा जाता है। आज हम इसी चीज़ को जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि बहुजन समाज पार्टी के पास ऐसा क्या रोड मैप है कि जिसकी वजह से आज़म खान का जो तिलिस्म का जादू है वो किस तरह से वो तोड़ पाने में कामयाब होगी। जाहिर है हमारे साथ सदाकत हुसैन साहब जो कि बहुजन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं रामपुर विधानसभा 37 नंबर से, वो हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद हैं। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं सदाकत साहब। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। सदाकत साहब, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जाहिर है कि समाजवादी पार्टी और तमाम पार्टियों ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। कहीं ना कहीं उनके जहन में ये चीज़ है कि 60 से 70% आबादी वाला ये पूरा इलाका है, तमाम लोगों की तवज्जो है। कितनी चुनौती भरा ये आप इसे देख रहे हैं? देखिए, इस बार हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। बहुजन समाज पार्टी 2022 में रामपुर शहर में बहुत मजबूत है, और सिर्फ रामपुर शहर ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में ज़मीनी स्तर पर बहुत मजबूती से काम कर रही है और बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। लेकिन आपने कहा बड़ी मजबूती के साथ जो है चुनाव हम लड़ रहे हैं। सवाल ये है कि 45 साल का जो समाजवादी पार्टी का यहाँ पर एक तरह से कब्ज़ा है, ये कहा जाए सिर्फ 1996 के अगर इलेक्शन की हम बात करें, उसको अगर हम छोड़ देते हैं, आज़म खान यहाँ से नहीं जो है यहाँ से जीतते रहे हैं, और वो सिर्फ एक ऐसा मौका है जब आज़म खान यहाँ पर लूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जाहिर है कि एक सियासी तजर्बा है और समाजवादी पार्टी की मजबूत सीट है। आपने कहा आधार है, तो वो आधार क्या है, रोड मैप क्या है? आप देखिए, जो आजम खान साहब 9 बार यहाँ से विधायक बने, 1 बार सांसद बने, तो ये आजम खान साहब का ही सिर्फ श्रेय नहीं जाता है इस चीज़ को। यहाँ पर ये रामपुर के लोगों की बहादुरी है। वो जब जिसे नवाजते हैं तो भरपूर तरीके से ही नवाजते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि तकरीबन 45 साल से आजम खान साहब इक़्तिदार में और पावर में रहे हैं, लेकिन आज का जो वक्त है वो रामपुर की जनता बदलाव चाहती है। वो बदलाव इसलिए चाहती है कि रामपुर की आवाम ने ये देख लिया कि 45 साल में जो लोग हमारे रामपुर के मजदूरी करते थे वो आज भी मजदूरी करते हैं। जो लोग कारचौप का काम करते थे वो आज के टाइम में भी कारचौप का ही काम करते हैं। जो लोग हमारे बीड़ी बनाते थे तो उनकी जो पीढ़ी है वो आज भी बीड़ी बना रही है। जो रिक्शा चलाते थे वो आज रिक्शा ही चला रहे हैं। कोई बदलाव नहीं आया। आजम खान साहब को इतनी बड़ी ताकत देने के बाद तकरीबन 45 साल से लोगों ने नवाजा है आजम खान साहब को। आजम खान साहब ने बिल्कुल रामपुर को नहीं नवाजा है। तो इस टाइम पे रामपुर के लोग एनालाइज कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि हमने इतनी तादाद में वोट दिया, इतनी बार आजम खान साहब को जिताया, लेकिन हमें उसका कोई सिला नहीं मिला। इसके बावजूद उन्हें बहुत कुछ रोजगार रामपुर में देना चाहिए था, शिक्षा के स्तर को बहुत ऊपर बढ़ाना चाहिए था। उन्होंने रोजगार देने के बजाय रोजगार रामपुर से छीनने का काम किया है। आपने तमाम चीज़ों का जिक्र किया कि रोज़गार छीनने का काम किया, लेकिन एक चीज़ हम आपसे ये समझना चाहेंगे, फिर अगर लोग नाराज़ हैं, अगर लोगों को उन्होंने रोज़गार नहीं दिया, तो फिर क्या वजह है कि इतना लंबा टेन्योर उनको मिलता है? जी देखिए, इतना लंबा जो उनको टर्नओवर दिया है, इसमें मेन वजह ये थी कि कोई सियासी लीडर अब तक जो है निकल के युवा नहीं आया था रामपुर से। नवाब जो है उनके मुकाबला करते थे, और नवाबों का इतिहास ये रहा है कि उन्होंने रामपुर के लिए कुछ नहीं किया है। तो उस वजह से लोग जो है इधर ही चल रहे थे। अब लोगों ने मन बना लिया है, अब उन्होंने देखा है कि एंड है ये,
तकरीबन 45 साल हो गए। 45 साल का इतिहास वो उठा करके देख रहे हैं कि हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। और जैसे एनआरसी जैसी जो दिक्कत आई थी, सबसे बड़ा सवाल ये है आपका आज के टाइम में कि एनआरसी में उत्तर प्रदेश के अंदर अगर सबसे ज़्यादा परेशानी के हालात थे रामपुर में, तो उत्तर प्रदेश में, तो वो रामपुर के हालात थे। उस वक्त कोई रहनुमा निकल कर नहीं आया रामपुर वालों की मदद के लिए। 3 विधायक एक ही परिवार के अंदर थे। आजम खां साहब खुद सांसद थे, उसके बावजूद एनआरसी में रामपुर के गरीब और कमज़ोर लोग जब उनके पास पहुंचे, उनसे कहा कि अब हमें कुछ मदद की ज़रूरत है, तो आजम खां साहब के और उनके परिवार के, उन्होंने जो परिवार में विधायक बनाए थे, उनके अल्फाज ये थे कि हमसे अपनी नहीं संभाली जा रही है, तो हम आपकी क्या संभालेंगे। तो इस वजह से लोग रामपुर के देखने के बाद वो ये देख रहे हैं कि हमें किसी न किसी रहनुमा की ज़रूरत है, कि हम एक ही परिवार में अगर सारा सब कुछ, सारे पद दे देंगे, सारी विधायकों की सीट एक ही परिवार में दे देंगे, सांसद की सीट ऑलरेडी उनके परिवार के अंदर है। रामपुर के लोग ये भी सोच रहे हैं इस टाइम पर कि अगर हम रामपुर में इन्हें विधायकी जिता देते हैं तो फिर सांसद से इस्तीफा, तो फिर आपका मुद्दा क्या होगा आखिर? आपने एक तरफ बात की सीधे तौर पर कि परिवारवाद को वो बढ़ावा दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम रोजगार देने की बात कर रहे हैं, तो ये विरोधाभास क्यों? देखिए, परिवारवाद भी है और इसके साथ साथ रामपुर के लोगों को कोई रोजगार नहीं मिला है। रामपुर में आप गूगल पर जाकर सर्च करके देखिएगा, रामपुर शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में सबसे पिछड़े पायदान पर है, सबसे नीचे पायदान पर है। ये सारी चीज़ें आज रामपुर के लोग देख रहे हैं और उन्हें बताया जा रहा है कि आपको सोचने और समझने की ज़रूरत है। तो इसीलिए रामपुर के लोगों ने अब ये ठान लिया है कि हमें बदलाव लेकर के आना है। अच्छा, एक सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे, तमाम राजनीतिक दल चुनाव के समय में अपना अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हैं और लंबे चौड़े वादे किए जाते हैं। तमाम राजनीतिक दल जो है इस तरह की बातें करते हैं। आखिर आपके पास वो क्या चीज़ है कि जिसकी वजह से रामपुर की आवाम को आप अपनी तरफ आकर्षित कर पाए? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, बहुजन समाज पार्टी झूठे वादों की राजनीति नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार प्रदेश में 4 बार रही है, 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री रही हैं। लोग वो इतिहास उठा करके देख रहे हैं कि बहन जी की सरकार में कितने सांप्रदायिक दंगे हुए, कितने हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए उत्तर प्रदेश के अंदर। तो लोगों को ये मिलेगा एक भी राइट्स नहीं हुआ हिंदू मुस्लिम दंगा। तो लोग खुशहाली चाहते हैं, लोग अमन और शांति। यही बात तो भारतीय जनता पार्टी कह रही कि जब से योगी साहब आए हैं तब से दंगे नहीं हो रहे। देखिए, और कितना बड़ा दंगा करेंगे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। 750 किसानों को मार दिया भारतीय जनता पार्टी में। लखीमपुर खीरी के अंदर किसानों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने गाड़ियां चढ़ा दी। आप ये देखिएगा, दलित बहन बेटियों के साथ कितने बड़े अत्याचार हुए, उनके बलात्कार हुए। उन्हें ले जाकर रात में पुलिस के द्वारा उनके गाड़ियों से टायर निकलवा कर उनकी लाशों को जलवा दिया गया है, उनके परिवार को नहीं सौंपा गया है। और कितने बड़े अत्याचार करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। ये सब अत्याचार है भारतीय जनता पार्टी के। नहीं, तो फिर वही हम चीज़ समझना चाह रहे हैं कि आपके जो मुद्दे हैं वो बात आप राष्ट्रीय मुद्दों की कर रहे हैं और स्थानीय मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे हो रहे हैं। जी, देखिए, स्थानीय मुद्दे सबसे पहले हैं हमारे लिए। रामपुर में सबसे बड़ा मुद्दा इस टाइम पर मैं आपको बता दूं, वो रोजगार का है। कोई रोजगार रामपुर वालों के पास नहीं है। आप जब जाकर के देखेंगे गली गली मोहल्ले मोहल्ले, तो आपको ये दिखाई देगा कि जो हमारी बहन बेटियां हैं वो बीड़ी बनाकर अपना जो है खर्चा करती हैं। जो हमारे युवा हैं वो रिक्शा चलाते हैं, वो कारचौप का काम करते हैं, उनके हाथ खराब हो गए हैं। और जो बीड़ी बनाते बनाते बहुत बड़ी आबादी रामपुर की टीबी की शिकार हो जाती है। वो बदलाव के चक्कर में उन्होंने आजम खां साहब को इतना नवाजा था, वो बदलाव आज तक रामपुर के लोगों को नहीं मिला है। इसीलिए उन्होंने इस बार बदलाव का मन बना लिया है कि हमें इस बार बदलाव लेकर के आना है। अच्छा, आजम खान साहब के सामने आप जो है मुकाबले में हैं, कितनी बड़ी चुनौती के तौर पे देख रहे हैं, वो भी उस सूरत में जबकि वो एक जेल के अंदर हैं और समाजवादी पार्टी यहाँ से एक तरह से विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है। देखिए, उनके जेल में रहने से या बाहर रहने से हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और मैं चुनौती की आप बता दूं, ये हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। हम ग्राउंड लेवल पर बहुत मजबूत हैं। इस बार मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुजन समाज पार्टी रामपुर में चुनाव जीतेगी। और इसके अलावा 2022 में बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। और दूसरा पहलू अगर आप ये देखें तो दूसरा पहलू इसका ये रहेगा कि 1% अगर पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनती है तो मैं आपको ये बता दूं कि बहन जी के बगैर कोई सरकार नहीं बना पाएगा। जब बहन जी के बगैर कोई सरकार नहीं बना पाएगा तब ये भी सच है कि बहन जी ही मुख्यमंत्री बनेंगी। तो अच्छा, एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे, आपने बहुत ही मतलब दावे के साथ ये बात कही कि बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी। सवाल ये है, अगर हम
12 का चुनाव देखते हैं और 12 की अगर हम बात करें या फिर सीधे तौर पर हम 17 को ले लें या फिर 19 में जो उपचुनाव हुए, समाजवादी पार्टी के मुकाबले में कहीं भी बीएसपी खड़ी हुई नज़र नहीं आती है, तीसरे और चौथे पायदान पे नज़र आती है। तो ये जो आपके अंदर का विश्वास है वो किस तरह से? वो इस तरह से है कि ये जो मीडिया है इस टाइम पर उत्तर प्रदेश में हमारा, इसने एक झूठा प्रोपेगेंडा दिखाया है, इसने सच्चाई नहीं दिखाई है। जो बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक है, 2012 आप ले लीजिए या 2017 ले लीजिए या 2019 ले लीजिए, जो मैं कह रहा हूँ वो लोग जो है अपना गूगल पर देख सकते हैं। 2017 में बहुजन समाज पार्टी समाजवादी से पिछड़ी नहीं थी, जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था, उसके बावजूद समाजवादी पार्टी के 22% वोट आया था और समाजवादी का 22% था और बहुजन समाज पार्टी का 23% वोट आया था। तकरीबन 4 लाख वोट ज़्यादा आए थे, हालांकि सीटें कम थी लेकिन वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा रहा था। अब दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं, 2017 के चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी से आगे रही थी। बहुजन समाज पार्टी का 19% वोट था। रामपुर सीट की बात कर रहे हैं आप, टोटल यूपी की बात नहीं। देखिए, अगर आप सिर्फ रामपुर की भी अगर बात कर रहे हैं तो बहुजन समाज पार्टी का जो प्रत्याशी हुआ करते थे वो देहात से कमज़ोर पड़ जाते थे, जो देहात क्षेत्र था। और मैं आपको बता दूं, मैंने 3 बार जिला पंचायत का चुनाव लड़ा है देहात क्षेत्र से। पूरे देहात के अंदर मेरी बहुत मजबूत पकड़ है। बुनियादी लेवल पर ऐसे समझ के चलिएगा, जिस तरह से बसपा का वोट बैंक होता उसी तरह से मैंने तकरीबन 10 साल से तैयारी की है इस चुनाव की। तो इसलिए मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इस बार एक ऐतिहासिक चुनाव होगा और रामपुर के अंदर इतिहास लिखा जाएगा। और रामपुर की जनता अब तक जो था ये नहीं देखा था उन्होंने कि आजम खान साहब से उम्मीद लगा हुए थे लोग कि हमें बहुत कुछ, एनआरसी जैसे दंगे नहीं हुए थे, ऐसी मुसीबत आज तक नहीं आई थी रामपुर के लोगों के साथ। जब ये मुसीबत एक बार आई है पिछले 45 साल में, जो एनआरसी में लोगों को सताया गया है, फैज़ खान नाम के एक लड़के की यहाँ पर मौत हुई है, उसको बहुत मलाल है रामपुर के लोगों के दिलों के अंदर। तो उस चीज़ को रामपुर के लोग ये देख रहे हैं कि हमें अब बदलाव लेकर के आना। जब ऐसी मुसीबत में ये हमारे साथ आकर नहीं खड़े हो सके तो फिर आगे हम क्या भरोसा करेंगे। अच्छा, एक चीज़ आपसे और समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को अगर हम समझने की कोशिश करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब वेस्टर्न यूपी जाते हैं तो कैराना जाते हैं, बात करते हैं वो मुजफ्फरनगर दंगों की। शाह साहब, अमित शाह साहब जब दौरा करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का तो कैराना के पलायन का जिक्र करते हैं। कहीं ना कहीं एक संदेश है साफ तौर पर। ऐसी स्थिति में जब इस पैटर्न पे चुनाव लड़ा जाने लगे कि एक तरफ शमशान और कब्रिस्तान की बात हो रही हो, दंगे और हिंदू और मुसलमान की बात हो रही हो, ऐसे में ये जो तमाम मुद्दे हैं वो आप उसे किस तरह से देखें? देखिए, ये जो मुद्दे होते हैं ये झूठ के मुद्दे हैं, ये जुल्म के मुद्दे हैं और जुल्म की एक लिमिट होती है, झूठ की एक लिमिट होती है। हिंदू और मुस्लिम फसादात उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि हमें हिंदू और मुस्लिम में नहीं बंटना है, हमें शमशान और कब्रिस्तान में नहीं बंटना है। इसलिए सिर्फ रामपुर ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की जनता इस टाइम पर बदलाव चाहती है, बदलाव का मन बना लिया है। इनके हिंदू मुस्लिम कार्ड में नहीं बंटने वाली है, मंदिर और मस्जिद की राजनीति में उत्तर प्रदेश की जनता नहीं आने वाली है। इनकी लिमिट हो गई, इनको देख लिया भरपूर तरीके से। आज मैं आपको बता दूं, बेरोजगारी सिर्फ रामपुर ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में इससे बुरे हालात हो गए हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये सिर्फ और सिर्फ इनका हिंदू मुस्लिम का कार्ड ही पूरे देश को बर्बादी की कगार पर लेके गया है। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा बेरोजगारी इशू है आपका, लेकिन आपके जो बड़े नेता हैं वो बेरोजगारी को लेकर के बात नहीं करते, ठीक है। जिस तरीके से महंगाई को लेकर के बात कही जाती है, महंगाई को लेकर के बात नहीं करते, तो आपको कितनी ताकत मिल पाएगी जबकि नेता आपका नहीं बोल रहा है और आप बोलते हैं? देखिए, नेता जो हमारे बड़े नेता हैं वो बोल रहे हैं लेकिन उनको दिखाया नहीं गया है। अभी मैं आपको बता दूं, पिछले महीने बहन जी ने लखनऊ में, मीडिया आपके साथ एक तरह से डबल वो कर रहा है। हाँ, डबल स्टैंडर्ड की पॉलिसी है, डबल स्टैंडर्ड की पॉलिसी है मीडिया की। मीडिया भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है। मैं आपको बताऊं, बिहार में जिस तरह से मीडिया ने दिखाया था कि अब की बार जो है 200 पार बिहार में कर रहे थे, फिर जैसे ही बंगाल पहुंचे, बंगाल में जाने के बाद मीडिया ने यह कहना शुरू कर दिया था कि बंगाल में अब की बार 200 पार बीजेपी। लेकिन आप अब सच्चाई लोग जान रहे हैं ना, लोग सच्चाई देखी कि बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी 150 भी पार नहीं कर पाई, 100 भी पार नहीं कर पाई, यहाँ तक कि 70-72 सीटों पर सिमट कर रह गई भारतीय जनता पार्टी। तो ये मीडिया का झूठ भी उत्तर प्रदेश की जनता बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी है, इसलिए मीडिया के बहकावे में नहीं आने वाली है। अच्छा, आजम खान का जेल में रहना आपको सूट करता है क्या? देखिए, हम तो नहीं चाहते कि आजम खान साहब जेल में रहें,
हम तो यही चाहते हैं कि आजम खान साहब जहाँ कल आने वाले हैं वो आज आ जाएं, उनसे हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम जनता के बीच अपने मुद्दे लेकर के गए, हम रोजगार का एक बहुत बड़ा मुद्दा लेकर के गए। उन्होंने जो परिवारवाद की राजनीति की है, सारे पद उनके परिवार में, अभी कुछ टिकट और भी होते तो कुछ लोग अभी खौफ में बैठे हुए हैं, मतलब उन्हें और तलब है कि और भी टिकट अगर होते तो उनके परिवार में ही अभी वो खप जाते सारे टिकट। तो इसलिए वो परिवारवाद की राजनीति की है उन्होंने, और हिंदू मुस्लिम की राजनीति उन्होंने भी की है। उनकी भी जो पॉलिसी रही है वो हिंदू और मुस्लिम में बांटने के बाद मुसलमानों को सिर्फ रिझाया है उन्होंने, उसका नुकसान पहुंचा है, पूरे देश को नुकसान पहुंचा है इस चीज़ का। तो इसलिए अब उनसे हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम जो है अपने मुद्दे लेकर के गए जनता के बीच, हम विकास का मुद्दा लेकर के गए, हम रोजगार का मुद्दा लेकर के गए, हम शिक्षा तालीम के क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए एक मुद्दा लेकर के गए। अच्छा, एक आखिरी सवाल हमको सिर्फ ये समझा दीजिए कि आज़म खान एक तरफ हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से, समाजवादी पार्टी का गढ़ है, दूसरी तरफ नवाब नवेद मियाँ साहब हैं, कांग्रेस की तरफ से हैं, फिर उसके बाद जो है आम आदमी पार्टी है, उसकी तरफ से एक मुस्लिम कैंडिडेट है और आप चौथे कैंडिडेट हैं। जबकि दूसरी तरफ जो सेकुलर पार्टियां हैं वो बराबर इस बात का नारा दे रही हैं कि हम बीजेपी को हराएंगे। सवाल ये है कि 4 जब कैंडिडेट एक सीट से मुस्लिम खड़े हैं, ऐसी स्थिति में आप कैसे उस चीज़ को सुनिश्चित कर पाएंगे? देखिए, इस टाइम जो रामपुर का माहौल है, यहाँ 5 भी अगर प्रत्याशी आ जाते हैं, 6 भी अगर आ जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का तो कोई सवाल ही नहीं बनता है यहाँ से जीतने का। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी रामपुर के अंदर किसी हाल में, और जो प्रत्याशी है इस टाइम पर, भारत भूषण गुप्ता जी का टिकट कटने के बाद से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से बिड़ रहा, त्रिकोणीय मुकाबला था गुप्ता जी तक, लेकिन अब यहाँ मुकाबले में जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की है वो किसी हाल में मुकाबले में नहीं है, 15 से 20 हज़ार वोटों पर सिमट जाएंगे। ये हालात है रामपुर के। और मैं बात करूं नवाब काजिम अली खान साहब की, उनका भी कोई जनाधार नहीं है, उनका भी कोई वोट बैंक नहीं है, वो भी कहीं से कहीं तक फाइट में नहीं है। मैं रामपुर में सीधे सीधे जो हमारी फाइट है वो समाजवादी पार्टी से है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, ये सच्चाई। बहुत शुक्रिया। ये थे सदाकत हुसैन साहब, बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट हैं, रामपुर शहर से आज़म खान साहब के मुकाबले में है, चुनावी मैदान में हैं। उनका साफ तौर पे मानना यही है कि मुकाबला यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी या किसी और से नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म खान से है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ बातचीत की। लेकिन जाने से पहले हम अपने तमाम दर्शकों से ये गुजारिश करेंगे कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। तो आज की इस खास मुलाकात में फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।